गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अरविंद तिवारी, हेल्थ केयर ट्रेनर, आज आपके लिए कक्षा 12वीं का चिकित्सा सामग्री का प्रलेखन लेके आया हूँ, है ना। अभी देखिए, चिकित्सा सामग्री जो होती है, जब उसमें प्रलेखन के कोई प्रलेखन लिखा जाता है, उसमें कुछ लिखा जाता है, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों को विवरण किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आप आगे पढ़ेंगे। तो प्रलेखन में पहले रोगी आता है, उसका हम सारा विवरण लेते हैं, उसको लिखते हैं, उसको देखते हैं, और पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाके दिखाते हैं। डॉक्टर जब उसको एडमिट करने का बोलता है तो उस समय हम उसकी कुछ जानकारियाँ अपनी फाइल में फीड करते हैं। और उसके बाद में जब वो एडमिट हो जाता है, एडमिट होने के बाद उसको हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका प्लानिंग क्या होगी, क्या क्या सामग्री हमें लगेगी, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों का हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे। तो पहले उसमें हम पढ़ते हैं रोगी के अभिज्ञान संबंधी सूचना। पहले रोगी जब आता है तो उसकी हम क्या क्या सूचना लिखेंगे। तो पहले हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमारा पेशेंट आता है तो उसकी जब फाइल बनती है तो उसकी एक आईडी संख्या जनरेट हो जाती है ना। वो आईडी संख्या लिखेंगे कि फला व्यक्ति नाम का आया है और इसकी संख्या ये है। उसके बाद चार्ट संख्या, जब उसकी चार्ट बनता है तो उसकी चार्ट की संख्या, जो उसका चार्ट बनाते हैं ना कि बीपी, टेम्परेचर, पल्स लेंगे तो कौन से क्रमांक का होगा। फिर कक्ष संख्या, कौन सी कक्ष में एडमिट हुआ है, कक्ष क्रमांक 1 में है, कक्ष क्रमांक 2 में है कि मेडिसिन वार्ड में है, जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद उसकी बेड की संख्या, किस कक्ष में किस नंबर के बेड पे वो एडमिट है। इसके बाद हम उसको लिखेंगे पेशेंट की जन्म तिथि। जन्म तिथि में उसका डेट ऑफ बर्थ की, कब पेशेंट जन्म लिया है ना। इसके बाद जांच करता फिजिशियन, जो फिजिशियन जिस डॉक्टर ने उसकी जांच की है, उस जांच करते डॉक्टर की हम नाम लिखेंगे। लिंग मेल है कि फीमेल है ना। एडमिशन प्रवेश की, जब वो हमारे हॉस्पिटल में आया है तो उसकी डेट की, एडमिशन की डेट क्या है, समय कौन सा समय था, सुबह था कि शाम को आया था, जिस टाइम पे पेशेंट आया है उस समय हम उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे उसकी प्रमुख शिकायत, जो पेशेंट आया है उसकी शिकायत क्या है, किस कंप्लेन से आया है, तो उसका आयु कितने उम्र का है, और लिंग मेल है कि फीमेल है, जाति भी लिख सकते हैं, है ना, कि कौन सी जाति से बिलोंग करता है। और फिर लिखेंगे हम उसकी वर्तमान शिकायत, प्रेजेंट टाइम पे अभी के समय में वो किस समस्या से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है या हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आया है। फिर लिखेंगे वर्तमान रोगी के इतिहास। उसी के साथ साथ हम उसका, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हम हिस्ट्री 3 तरह की लेते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे अपन देखेंगे उसकी वर्तमान हिस्ट्री, कि अभी के समय में वो जो आया है उसको क्या क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति का विवरण, उसका स्वास्थ्य कैसा है, हमने उसका वाइटल्स चेक कर लिया है ना। तो वाइटल्स में देखेंगे क्या इम्बैलेंस है, क्या बढ़ा हुआ है, क्या घटा हुआ है, तो उसका हम क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य स्थिति का विवरण। फिर प्रमुख शिकायत का विस्तृत विवरण, अभी जिस कंप्लेन से वो आया है उसको हम लिखेंगे कि वो सर दर्द के कारण आया है, कि पैर दर्द है, उसके चेस्ट में पेन है ना, कि पैरालिसिस केस है, जो भी उसका विवरण है वो हम उसको थोड़ा सा डीप में लिखेंगे, विस्तृत करके लिखते हैं। फिर स्वास्थ्य रक्षा प्रदाता द्वारा बताए गए विभिन्न नियमों का, जो स्वास्थ्य रक्षा है, जैसे जो डॉक्टर है जो उसको एडवाइस कर रहा है कि आपको ये समस्या है, वो चीज़ हम उसमें अंकित करेंगे कि आप हमारे मरीज को इस चीज़ की समस्याएं हो रही हैं। फिर लिखेंगे की गई कार्यवाही, जो हम उसके साथ पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो परेशानियां हो रही हैं, उसके अनुरूप हमने क्या कार्यवाही की, क्या क्या हमें उसको ट्रीटमेंट करना है। फिर आगे आता है विगत चिकित्सा इतिहास, रोगी की चालू चिकित्सा संबंधी कठिनाइयों की सूची, जो उसको वर्तमान में परेशानी हो रही है उसकी हम एक सूची बना लेंगे। क्या इसको हेडेक हो रहा है, इसको बैकेक हो रहा है, बैकेक मतलब बैक पेन हो रहा है ना, हेडेक मतलब सर में दर्द हो रहा है, उसको लीवर इन्फेक्शन हो रहा है, ये जो भी समस्याएं उसकी आ रही हैं वो चीज़ें हम उसको एक उसमें लिख लेंगे। और एक बात में ये बताएंगे कि उसको विगत सर्जरी इतिहास, अगर कोई फ्यूचर में उसका पहले उसकी सर्जरी हो चुकी है ना, पास्ट में उसके साथ कोई सर्जरी हो चुकी है तो उस सर्जरी को हम उसको लिख लेते हैं कि इसका ये ऑपरेशन हो चुका है। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री, है ना, पारिवारिक हिस्ट्री। पारिवारिक हिस्ट्री में हम देखेंगे कि माता पिता अभी जीवित हैं, अगर जीवित हैं तो उनको कोई बीमारी तो नहीं थी, बीमारी थी तो कौन सी थी, है ना। भाई बहन के बारे में लिखेंगे, बच्चे कितने हैं, है ना, पति पत्नी। और फिर आता है हमारा सामाजिक इतिहास,
सामाजिक हिस्ट्री में हम क्या लेते हैं, फैमिली इसके साथ कि समाज में उसका उठना बैठना कैसे है, लोगों के साथ उसका अच्छा उठना बैठना है, अच्छे से वो बात करता है, उसका बिहेव, वो जो निर्णय लेता है वो सही लेता है, कि उसको कन्फ्यूजन में रहता है। कन्फ्यूजन मतलब कि डाउट में, जो चीज़ वो बोला कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो तुरंत वो डाउट में हो जाए कि नहीं ये ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। तो उसका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलेगी, जब उसकी फैमिली हिस्ट्री के बाद उसके पारिवारिक सामाजिक स्तर की जानकारी लेते हैं कि उसको किस किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, लोगों के साथ उसका हंसना बोलना अच्छे से है कि नहीं है। फिर आता है हमारा इलाज। प्रत्येक के लिए नाम और मात्रा दर जनरिक मतलब अगर कोई उसको जनरिक में बीमारी आ रही है पहले से है, या उसके माता पिता द्वारा उसको दी गई है वो बीमारी, है ना, वहाँ से आई, तो वो चीज़ों का हम निर्माण करेंगे। फिर तंत्रों की समीक्षा मतलब उसके शरीर का पूरा अंग का निरीक्षण करेंगे, जैसे सामान्य स्थिति उसकी कैसी है, अभी की स्थिति हालत में वो कैसा है, ठीक ठाक है, उसको कोई कट तो नहीं लगा है, कोई इंजरी तो नहीं हुई है ना, वो चीज़ें देखेंगे। कहीं सर में घाव तो नहीं है। फिर उसका सिर को देखेंगे, सिर बालों के अंदर ऐसे इस तरह से हाथ डाल के उसको हम देखते हैं कि उसको कहीं कोई चोट तो नहीं लगा है। अगर कहीं चोट लगा है, सोइलिंग है, तो हमारे हाथों को टच करते ही हमारी पाम के उससे पता चल जाता है कि इसको यहाँ पे सोइलिंग है, या इसके यहाँ पे सर में गठान है, या ये कट लगा है, तो हमारे हाथ में ब्लड आ जाएगा। फिर उसकी आंखों को हम चेक करेंगे, आंखों की रेटिना देखते हैं कि प्यूपिल्स कैसे हैं, है ना। फिर कान में उसको सही ढंग से सुनाई देता है कि नहीं देता है। नाक का विवरण, नाक, गला, मुंह, गर्दन में भी हम इस तरह से करके देखते हैं कि उसको कोई कष्ट नहीं लगा। अगर वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, पेशेंट उठ के बैठ नहीं सकता है, तो इस तरह से हम उसका करेंगे। छाती, चेस्ट का करेंगे, ये इस तरह से हम उसको कंसल्ट करके देखते हैं, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब उसको स्टेथोस्कोप से हम उसकी दिल की धड़कन सुनते हैं, उसका कैसा है। गैस की समस्या तो नहीं है, गैस की बीमारी है, कब से है ना। उसका यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिनल सही है, बाथरूम उसको कैसे आती है, रुक के तो नहीं आती, है ना। अगर रुक के आती है तो उसको सर्जरी के डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है ना, वहाँ से उनको सलाह लेनी चाहिए, है ना। नाड़ी तंत्र, उसका धड़कन कैसी चल रही है, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, इस तरह से हम उसकी सारी चीज़ों को बारीकी से देखते हैं कि कैसा उसका एग्जामिनेशन चल रहा है। फिर आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर से लेकर पैर तक की जाँचों को हम करते हैं। जो भी मैंने अभी बताया आपको, सर की जाँच, छाती की जाँच, पेट, ये एक तरह से सर से लेकर पैर तक की फिजिकल एग्जामिनेशन ही कहलाता है ना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद में आता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में मतलब हम उसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, खून की जाँचें कराते हैं। खून की जाँच में हम क्या करते हैं, CBC करा लिए, है ना, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करा लिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लिए, कार्डियोवास्कुलर टेस्ट करा लिए, उसकी बहुत सी जाँचें होती हैं कि जो हम उसका जाँच करा सकते हैं। फिर एक होता है ECG। अगर चेस्ट पेन की कंप्लेंट पे मरीज आया है तो हम उसका ECG कराएंगे। ECG से हमें ये पता चलता है कि उसकी पेट की धड़कनें नॉर्मल वेग पे चल रही हैं, या उसको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर दूसरा आता है CT स्कैन। CT स्कैन हमारे सर के लिए होता है, तो सर से लेके पैर तक किसी भी पार्ट का हम CT स्कैन करा सकते हैं, लेकिन CT स्कैन से हमें थोड़ा सा उसके बोन्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन सी बोन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एब्डोमिनल CT स्कैन करा रहे हैं तो उसको हमको पेट के अंदर की बारीकी से चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें तीसरा आता है MRI थोड़ा सा इससे बृहद रूप होता है। MRI में हमें छोटी छोटी जो नर्व निकलती हैं उससे भी वो भी दिख जाती हैं, उससे भी पता चल जाता है कि इसकी इस नर्व में कोई दिक्कत हो रही है, या ये नर्व इसकी कंप्रेस कर रही है ना। तो ये चीज़ें हो गई इसकी जाँचों। फिर अगला पॉइंट आता है हम पाली परिवर्तन की रिपोर्ट। पाली परिवर्तन की रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब ये तो है हमारे ड्यूटी शिफ्ट के टाइम पे, है ना, जब हम अपनी ड्यूटी पे थे। अब हमारा ड्यूटी कैसे 7 से 2 हमने अपनी ड्यूटी खत्म की, है ना। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो जब हमारी ड्यूटी शिफ्ट खत्म होगी तो हम प्रलेखन जो पाली शिफ्ट की रिपोर्ट दूसरे व्यक्ति को, जो हमारे कलीग आया है, उसको हम जब बताएंगे तो हम क्या चीज़ का विवरण देते हैं। उसमें हम कई चीज़ों को देखते हैं कि जो हमारे समय में, जब हम मरीज को ट्रीटमेंट कर रहे थे या फिर मरीज के साथ हम जब तक हैं, तो उस समय से लेके अभी तक में मरीज को क्या क्या समस्याएं हुई हैं, कितना उसको उपचार में थोड़ा सा आराम मिला है उपचार देने के उपरांत, और
अभी उसको क्या समस्याएं हो रही है, उन सारी चीज़ों का हम उसमें विवरण करके जाएंगे, है ना। तो ये होता है हमारा पॉलीशिफ्टिंग का। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। आपने ओरल तौर पे तो दे दिया, है ना, मौखिक पे कि इस मरीज को ये समस्याएं थी, है ना, इसका इतना उपचार हो चुका है, इतनी परसेंट इसका ये बाकी है, तो उसको वो धीरे धीरे करके हम ट्रीटमेंट के दौरान उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन अभी उसको इतने परसेंट उसको पेन बना हुआ है, उसको सर दर्द बना हुआ है, उसको कमर का दर्द बना हुआ है, या उसको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं लगातार, तो वो सारी चीज़ें अगर हम जितना उसको मौखिक रूप से देंगे वही चीज़ों को हम उसमें एक रजिस्टर में विवरण करके भी जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पॉली परिवर्तन शिफ्टिंग रिपोर्ट। जब हमारी शिफ्ट चेंज हो रही है तो उस समय हम उसको क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। फिर आता है रोगी की संपूर्ण अभिनिर्धारण का प्रलेखन किया जाता है, मतलब उसकी समग्र शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक दशाओं का अभिनिर्धारण, जो उसका शारीरिक रिपोर्ट है, शरीर में उसमें क्या विकलांगता है, क्या समस्याएं हैं, कहीं घाव, कट या जो भी उसको चकत्ते पड़ रहे हैं, कोई दवाई का रिएक्शन हो गया है, उसकी भावनात्मक प्रक्रिया कहती है कि उसको आप इंजेक्शन लगाते हैं कुछ भी तो रोने लगता है या कि शोर करता है ना, या डिनाई करता है, मना करता है कि हमें ये नहीं लगवाना है, तो वो सारी चीज़ों का हम उसमें विवरण कर देते हैं। और प्राय ये एक चीज़ हम जरूर देख लेते हैं कि स्वास्थ्य ठीक होता है अथवा स्वास्थ्य में पीलापन रहता है, शरीर में कोई दवाई का रिएक्शन हो तो नहीं हो रहा है या कोई पीलापन आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों का अभिधान के एक हम टिप्पणी बना के छोटा सा सार में लिख देते हैं कि इस दवाई से इसको ये रिएक्शन हो रहा है ना। फिर आता है हमारा स्थानांतरण अथवा छुट्टी देने की टिप्पणियाँ। जब पेशेंट को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट, जैसे आपका पेशेंट जनरल वार्ड में था, है ना, जनरल वार्ड में था जब तक आपका पेशेंट उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, थोड़ा ठीक है, सडनली वो सीरियस होने लगा, उसको कोई विकट समस्या आने लगी, या उसकी सांस रिस्पायरेशन ब्रीथ लेने लगा, है ना, उसकी सांसों में दिक्कत होने लगी, तो उस समय हम उसको क्या करेंगे, उस समय उसको हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। आईसीयू में शिफ्ट किया, पेशेंट को तो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, उसकी फाइल भी हमने दे दी, लेकिन उसके बाद हम एक पर्सन जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जो नर्सिंग स्टाफ या जो सिस्टर होती है, वो जो जीडी होता है, वो उसका एक टिप्पणी बनाता है, एक सार बनाता है नोटबुक में, और ले जाके हैंड ओवर देता है कि जब तक ये पेशेंट हमारे वार्ड में था तो इसको ये ट्रीटमेंट दिया गया है, इस इंजेक्शन से इसको थोड़ा सा रिएक्शन है, तो ये इंजेक्शन हम इसको डॉक्टर ने मना किया है, इस ग्रुप वाइज से नहीं देना है। इसके बाद आता है कि पेशेंट जब शिफ्टिंग, पेशेंट तो शिफ्ट कर दिया हमने, फिर जो उसका प्रेजेंट में हिस्ट्री आई थी उस समय, वर्तमान समय में, कि उसको अचानक से ये समस्याएं होने लगी, है ना, तो ये समस्याओं का हमने उसमें एक निर्धारण बना के छोटा सा विवरण सात टाइप में बना दिया और जाकर उसको दे दिया कि ये इंजेक्शन हमने इसको लगाया है, इस कारण से इसको ये समस्याएं हुई थी, और अभी ये आपके वार्ड में आया है, आगे क्या ट्रीटमेंट करना है आपके डॉक्टर्स और आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो चीज़ों का विवरण होना चाहिए छुट्टी देते समय, वो हम उसमें अंकित करते हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखते हैं वो पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। स्थानांतरण करने का कारण, किस कारण से पेशेंट को हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, अपने वार्ड से शिफ्ट कर रहे हैं। फिर परिवहन की विधि, किस परिवहन के स्ट्रेचर से लेके आए थे, या यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं स्थानांतरण के, या तो हमारे आईसीयू में शिफ्ट हो रहा है या हम अपने हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं तो हम ये भी लिखेंगे किस वाहन से आया था, है ना, उस वो वाहन से लिखेंगे कि आयो से अपने पर्सनल व्हीकल से आया था कि एम्बुलेंस से आया था। फिर रिपोर्ट देने प्राप्त करने के व्यक्ति, जो व्यक्ति ने रिपोर्ट दिया है ना, जैसे मैं अरविंद तिवारी, मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ फला व्यक्ति को, डॉक्टर दिनेश को, है ना, तो जब मैं दिनेश के पास जाऊँगा तो उनका भी नाम लिखूंगा और अपना भी लिखूंगा, वहाँ पे मैं अपना भी साइन करूंगा, और जो चीज़ें मैंने उसमें रिटर्न में दी हैं उनको बताई है, उन चीज़ों को उन्होंने पढ़ा है और उसमें भी उन्होंने साइन किया हुआ है ना। फिर प्रमुख लक्षण और उपचार सहित विषय की जानकारी, उस समय उनको क्या लक्षण आए थे, क्या लक्षण आया था कि हमें इनको शिफ्ट करना पड़ा, है ना, या हमें वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, जो जो लक्षण आए थे, जो जो सिम्टम उस समय आपने देखा था, उन चीज़ों का विवरण करेंगे और उसको जाके वहाँ पे बताएंगे और उसी तरह से उनको दिया जाएगा। फिर आता है रोगी शिक्षण टिप्पणियाँ। रोगी की दी जाने वाली सावधानी अध्ययन आवश्यक है। जो रोगी को आप दे रहे हो, कोई भी केयर दे रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, यानी उसको
स्पंजबाथ दे रहे हो, जो उसके साथ केयर कर रहे हो, वो सावधानी पूर्वक होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसको कोई उस थेरेपी देने से इंजर्ड हो रहा है। तो बहुत ही सावधानी, और कोई भी ट्रीटमेंट देने के पहले हम पेशेंट को, रोगी को बता देंगे, अगर वो कॉन्शियस है तो, होश में है तो, कि उसको ये ट्रीटमेंट या ये इंजेक्शन हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, या जैसा भी अगर आपको दर्द होता है तो आप हमें तुरंत बताएंगे, है ना। फिर लक्षण और शिकायत, कि मरीज रोगी को क्या लक्षण और क्या शिकायत है। जो लक्षण होते हैं वो तो हमें दिख जाते हैं। अब फिर रोगी को क्या शिकायत है। रोगी को अगर दर्द हो रहा है, कुछ समस्याएं हो रही है, तो हमें तो नहीं पता है कि रोगी को क्या दिक्कत हो रही है, अभी क्या समस्या हो रही है। तो वो हमें बताएगा कि अभी हमें ये समस्या हो रही है, जब हम आए थे या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमें ये समस्याएं हो रही थी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी हमारा बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम उसको एक उसमें लिख के रखते हैं, रजिस्टर में अपना रिकॉर्ड बना के रखते हैं, और उसको हम आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो फॉरवर्ड भी किया जाता है। फिर आता है ड्रेसिंग ट्यूब। और ड्रेसिंग ट्यूब, जब हम किसी पेशेंट के पास ड्रेसिंग करने जाते हैं तो हमारे पास एक ड्रेसिंग ट्रॉली होती है या ड्रेसिंग ट्रे होती है। उस ड्रेसिंग ट्रॉली और ड्रेसिंग ट्रे के दौरान हम उसमें ड्रेसिंग का सारा सामग्री रखते हैं, जैसे बैंडेज हो गया, बीटाडीन ऑइंटमेंट हो गया, बीटाडीन सोल्यूशन हो गया, है ना, सीजर हो गई, नाइफ हो गई। तो हमें जिन जिन चीज़ों की, जिस पार्ट का हम ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, उसमें लगने वाले उपकरण, जो भी उपकरण है वो हमें ट्रॉली पे लेके, और स्टेलाइज साफ ट्रॉली पे लेके जाएंगे पेशेंट के पास उसका ड्रेसिंग करने। और ड्रेसिंग करने के उपरांत हम उसको बता देंगे कि हम आपके जो ये सर्जरी हुई थी, या कि जो यहाँ पे घाव हुआ है, उसका हम आपका बैंडेज करने जा रहे हैं, उसका हम ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर औषध तथा उपचार, प्रायः दी जाने वाली दवाई का रिकॉर्ड होता है। जो रोजाना आपको दवाई दी जा रही है उसका हमें रिकॉर्ड बनाना है, वो रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। और जब हम दूसरे व्यक्ति आता है उसको हम ओवर में शिफ्टिंग के सामने में देते हैं, और वो चीज़ों का हम डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, और अपने सुपीरियर के साइन कराते हैं उसमें कि आज के दौरान जो आपने दवाई एडवाइस की थी, जो दवाई आपने कहा था, वो दवाई हमने उसको समय समय पे लगा दी है। तो ये हमारे होते हैं ऑप्शन, जो ये हमारा एक वैधानिक रिकॉर्ड होता है कि हमें ये चीज़ें लिख के ही रखनी होती। कभी पेशेंट ने कह दिया कि नहीं, हमें तो सिस्टर ने दवाई नहीं लगाई है ना, तो हमें पेशेंट को बताना है कि ये इंजेक्शन हम आपको लगा रहे हैं, जो सुबह लगता है और शाम को लगता है, तो सुबह का डोज हमने ये लगा दिया है। और जाके डॉक्टर्स को भी जब राउंड पे आता है, देखने आते हैं, तो उनको भी बताना है कि साहब हमने ये दवाई लगा दी थी। आपके सिग्नेचर वहाँ पे होने चाहिए, जिस समय पे आपने पेशेंट को दवाई लगाई है वो समय अंकित होना चाहिए, और वहाँ पे आपकी साइन होना चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर शारीरिक स्थिति का परीक्षण। शारीरिक स्थिति का परीक्षण का मतलब क्या हुआ कि आपकी स्थिति कैसी है, क्या अभी आप चेतना में हैं, क्या आप अभी होश में हैं, अगर बेहोशी की हालत में गए हैं तो कितने बजे, कब, कौन सा समय था कि जब आप धीरे धीरे अनकॉन्शियस की ओर गए हैं, या आप अनकॉन्शियस थे तो कब आपको चेतना आई है। वो सारी चीज़ों का हमें एक अंकित करना होता है। और दूसरा होता है कि एक आपको मैं यहाँ बता दूँ, LAMA मतलब लामा। लामा का मतलब होता है लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। आप, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अब हमारे पास इलाज कराने के लिए आए, उनको जब थोड़ा बहुत आराम मिलने लगता है तो डॉक्टर को बिना बताए, बिना कुछ बोले चुपचाप घर चले जाते हैं, है ना। पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया, या उन्हें किसी ने मार दिया, तो उस समय तो वो उसने तो घर वालों ने तो बोल दिया कि तो हॉस्पिटल में एडमिट था, हमने तो हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। वो हॉस्पिटल वालों ने किया होगा, उन्हें नहीं पता। तो उस समय अगर हमारा पेशेंट हम नहीं है, कहीं चला गया, तो जिस समय वो हमारे पास से चला गया तो वो हम एक अंकित कर लेते हैं, समय लिख लेते हैं, डेट लिख लेते हैं, उसका दिनांक लिख लेते हैं, और डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, और उसके खिलाफ एक लामा का डिस्चार्ज टिकट बनवा देते हैं, डिस्चार्ज पेपर बना देते हैं। इसमें साफ साफ बड़े अक्षरों में लामा लिख दिया जाता है कि ये डॉक्टर के परामर्श के विरुद्ध चला गया है ना। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है ना। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना।